हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपका क्लास 2 रहने वाली है। आज आपका कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। कल हमने डिस्कस किया था ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसके लर्निंग के साथ रिलेशनशिप क्या है, साथ ही जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं उनको भी डिस्कस किया था, स्टेजेस पे भी बात करी थी। तो आज एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है प्रिंसिपल्स, यानी कि विकास के सिद्धांत। और एक क्वेश्चन आपसे 101% आपसे पूछा ही पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। और यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, यहीं से ही आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है। अपने नोट्स आप अगर साथ के साथ बना रहे हो तो आप जरूर बनाते हुए चले। अगर आपको मेरे से नोट्स चाहिए जो कि पेड रहने वाले हैं तो फिर इनको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल यहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स हैं और इन्हीं में से ही आपका सारे क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। तो पहले प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं। डेवलपमेंट होता क्या है, विकास क्या होता है, आप सभी ने कल समझ लिया होगा कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ इसका एक पार्ट होता है और मैचुरेशन भी इसके अंदर शामिल होता है। और आपने वो जो फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था जिसके अंदर आपका ग्रोथ प्लस मैचुरेशन प्लस लर्निंग, तो आपका डेवलपमेंट क्या है, आपका ये है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ग्रोथ भी शामिल होता है, जब उसकी मेच्योरिटी भी शामिल हो जाती है और साथ में उसकी लर्निंग, तब उसका ओवरऑल क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी कि विकास हो रहा होता है। तो जब भी बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पर आता है आपका कंटिन्यूटी। कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, कभी भी ना खत्म होने वाला प्रोसेस ये होता है। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो आपका चलता रहता है। जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी माँ के गर्भ में है, तब से, जब से माँ ने कंसीव किया है बेबी को, तब से लेकर के और उसके पैदा होने के बाद उसके डेथ तक जो है डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये आपका कहाँ से कहाँ चलता है, वोम टू टोम। वोम टू टोम कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि गर्भ से कब्र तक। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, डेवलपमेंट जो है वो कभी भी नहीं रुकता है, ये हमेशा निरंतर जो है वो चलता रहता है। एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। यहां पर आपको कई बार देखने को मिल सकता है प्रिंसिपल आपका होल टू पार्ट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि अंश की ओर पूर्ण से अंश की ओर आपका जो विकास है वो होता है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि जो विकास है वो आपका, मतलब आप जब भी कोई काम करते हो तो आप अपनी स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो वो पहले अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है और बाद में वो धीरे धीरे सीखता है कि इस बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है भाई, होल टू पार्ट्स, पूर्ण से अंश की ओर जाता है। जैसे अगर मैं, और बाद में फिर क्या करता है, इन पार्ट्स को इंटीग्रेट करता है, बाद में इन पार्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, एकीकरण, आप कह सकते हो कि जोड़कर इस्तेमाल करना। ठीक है, जोड़कर इस्तेमाल करना। जैसे मान लो एक बेबी है, एक बच्चा है, उसके सामने आपने बहुत सारी चीजें रख दी। आप बहुत सारी चीज लेते हुए, अब बेबी बहुत छोटा है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वो अपने पूरे शरीर को इस्तेमाल करते हुए उसको लेने की कोशिश करता है। उसको अभी ये नहीं पता है कि सिंपली हाथ से और फिंगर से हम उस चीज को उठा सकते हैं। सबसे पहले क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को झोंकने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो सीखता है, धीरे धीरे वो अपने हैंड का मूवमेंट, फिर अपने फिंगर्स का मूवमेंट करना सीखता है। पहले वो पूरा शरीर को कहीं ना कहीं अपनी हर चीज में यूज करता है, फिर बाद में धीरे धीरे अपने पैरों की मूवमेंट वो सीखता है। तो इससे आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये क्या है, होल टू पार्ट्स, और बाद में उन पार्ट को इंटीग्रेट करते हुए चलता है, यानी कि उनका इस्तेमाल करते हुए चलता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का सिद्धांत है, एकीकरण का है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चा बहुत यूनिक होता है, भले ही वो आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो। अगर वो बच्चा आइडेंटिकल ट्विंस है, आइडेंटिकल आइडेंटिकल क्या होता है ये तो पता होगा ना, बिल्कुल ही सेम दिखने वाले बच्चे, बिल्कुल उनका हर फीचर सेम होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका डेवलपमेंट सेम ही होगा, उनका इंटरेस्ट सेम ही हो, उनकी रुचि, उनके डिजायर सब सेम हो। तो हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, भले ही वो आइडेंटिकल ट्विन से क्यों ना हो। सभी का जो डेवलपमेंटल जो रेट है वो अलग होता है, सभी का जो विकास है वो अपनी अलग दिशा में चलता है, मतलब सबका डिफरेंट होता है। हर बंदे का, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि जो विकास है वो क्या है भाई, अनुवांशिकता और वातावरण का आप गुणज कह सकते हो, प्रोडक्ट कह सकते हो, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको मैं एक इक्वेशन लिखाती हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो किसका है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का।
यानी कि डेवलपमेंट जब भी हो रहा होता है तो उसमें उसका आनुवांशिक चीजें भी शामिल है। और हेरिडिटी की जब भी बात आती है मतलब उसका पर्सनालिटी फैक्टर इसके अंदर आ जाता है। जो उसका व्यक्तित्व फैक्टर है ना, व्यक्तित्व जो उसका कार्य का, वो भी आपका कहीं ना कहीं हेरिडिटी से रिलेट करता है। बच्चे की हेरिडिटी यानी कि अब हेरिडिटी क्या, बेसिक उसकी पर्सनालिटी यहाँ पर फॉर्मुलेट करेगा भाई, उसका स्टार्टिंग में चीजें क्या है वो सब उसके हेरिडिटी से ही रिलेट करती है। और जब वो अपने एनवायरमेंट यानी कि अपने वातावरण के साथ घुलता है तो फिर वो बाद में उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर वो चीजें भी ऐड होती है। तो जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो किसका प्रोडक्ट होता है, ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, किसने दिया है इसको, तो आप ध्यान में रख सकते हो, वुडवर्थ ने इसको दिया है, वुडवर्थ ने। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट जो है वो है दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का, विकास की दिशा का सिद्धांत। और ये बहुत बार पूछा जाता है, इवन अभी जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और सीटेट में, एचटेट में न जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में पूछा जाता है। जबकि ये बहुत बहुत मतलब हर बच्चे रटे रहते हैं इसको। तो डायरेक्शन की बात करते हैं तो दो डायरेक्शन की हम बात करते हैं, एक है केफेलोकोडल, दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। अब इसको हिंदी में शिरपदोभिमुख जो भी है, इसके अदर नाम भी होंगे, बट आप ऐसे जरूर इसको इंग्लिश में ध्यान में रख लो। प्रोक्सिमोडिस्टल समीप दुराभिमुख, ठीक है, इसके हो सकता है अदर नाम भी हो। तो केफेलोकोडल जो डेवलपमेंट है वो आपका कैसे होता है कि जो विकास है, विकास कैसे होता है भाई, हेड टू टोए होता है, हेड टू टो, या फिर आप फुट कह लो, यानी कि सिर से पैर की तरफ। विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ। आपसे एग्जांपल सिंपल ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा डायरेक्शन है जिसमें जो विकास है वो हेड टू फुट होता है, तो आप क्या बताएंगे, केफेलोकोडल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये दिशा है आपकी। तो मतलब क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर रफली एक अगर बच्चा ड्रॉ करूं, चलो मैं यहीं पे कर देती हूँ, ये रहा। ठीक है, ड्राइंग भाई इतनी अच्छी नहीं है तो इसको इग्नोर करिएगा, है ना। मान लो ये भाई इसके पैर है, जो भी है ठीक है, हाथ वाथ बना लो, ये लो, पता नहीं क्या ही बना दिया मैंने, बट जो भी है। देखो जो कैपेलोकोडल है हेड टू टो, यानी कि यहाँ से सर से जो है डेवलपमेंट वो स्टार्ट होता है, और यहाँ से स्टार्ट होते हुए कहाँ जाता है, पैर तक। यानी कि बच्चा पहले अपना जो हेड है उसको स्टेबल करना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, और उसके बाद वो चलना सीखता है। ठीक है, तो पहले विकास कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कैफेलोकोडल डेवलपमेंट है। और जब भी प्रोक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो जो आपका डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाह्य लिख लो या फिर बाहर की तरफ, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये सेंटर है, ठीक है, तो यहां से ऐसे ऐसे सेंटर से और बाहर की तरफ यहां पर डेवलपमेंट होगा। पहले अंदर की सारी चीजें विकसित होगी, उसके बाद बाहर की तरफ जाएगी, बाहर फिर बाजू की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब भी सेंटर टू आउटर की बात हो तो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है आपका डेवलपमेंट, और केफेलोकोडल मतलब हेड टू फुट की तरफ या फिर हेड टू टोए की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटर रिलेशन, अंतर संबंध। अंतर संबंध मतलब अब देखो बहुत सारे डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, वो सभी आपस में रिलेट करते हैं। जितने भी आपके डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं, विकासात्मक जो भी आपके डोमेन है, जो आयाम है, एस्पेक्ट जिनको आप बोलते हो, वे सभी आपस में रिलेट करते हैं, जिसके अंदर आपका फिजिकल भी आ जाता है, इमोशनल आ जाता है, कॉग्निटिव आ जाता है, मोरल आ जाता है, सोशल आ जाता है, लैंग्वेज आ जाता है। तो जितने भी डेवलपमेंटल डोमेन्स है ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर कोई भी एक डोमेन आपका वीक पड़ जाए तो मतलब आपका फिर जो अदर डोमेन है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मान लो अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अगर अच्छा नहीं है, उसका फिजिकल जो डोमेन अगर वो सही से नहीं विकसित हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका वो मेंटल जो पीस है, जो कहीं ना कहीं मेंटल डेवलपमेंट है, वो उसकी प्रभावित होगी। ठीक है, हो सकता है वो सोशली भी डेवलप ना कर पाए। तो सारे जो है आपस में रिलेट करते हैं, ये चीज जरूर ध्यान में रखेगा। एक अगर वीक पड़ जाए तो उसका असर जो है बाकी डोमेन्स पर भी पड़ता है। तो ये आप इंटर रिलेशन यानी कि अंतर संबंध अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हो जैसे आप लिखना चाहो। नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो विकास कैसे होता है भाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बच्चा कोई भी जनरल बिहेवियर शो करता है और फिर बाद में वो स्पेसिफिक चीजों की तरफ बढ़ता है। जैसे मान लो बच्चे के सामने बहुत सारी चीजें रखी हुई है, अब सारी चीजें उसके काम की नहीं है, लेट्स से कि बहुत सारी चीजें उसके बिल्कुल भी काम की नहीं है जो उसके लिए हानिकारक हो सकती है, बट स्टार्टिंग में उसको नहीं पता है, वो सारी चीजें लेने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो सीखता है कि भाई ये मेरे काम की चीजें नहीं है, ये मेरे काम की चीजें हैं। तो पहले वो जनरल बिहेवियर शो करेगा, बाद में वो कोई भी विशिष्ट व्यवहार को जो है शो करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, पहले बच्चा कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम
सीखता है, फिर वो किसी भी प्लेस का नाम सीखता है, फिर वो वस्तुओं के जो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके नाम सीखता है, और बाद में वो फिर सब उनको जोड़ वोड़ करके क्या समझता है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु और किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हो, ऐसे आप समझ सकते हो कि पहले वो जनरल चीजें सीखता है, बाद में फिर उनको जोड़ करके वो किसी भी विशिष्ट चीज की तरफ आगे बढ़ता है। उसके बाद है डेवलपमेंट जो है आपका प्रिडिक्टेबल है। भाई जितने भी आपके स्टेजेस होती हैं, जिसमें आपका इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, हर के अंदर अपने एक स्टेजेस के अंदर अपने अपने डेवलपमेंटल टास्क होते हैं कि भाई इस स्टेज में बच्चा है तो वो ये कर पाएगा, दूसरे स्टेज में बच्चा है तो मतलब उसको ये चीजें आ जानी चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हो जाना चाहिए है, और कहीं ना कहीं उस अवस्था को ये बोला जाता है इसमें बच्चे का इतना फिजिकल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, इसमें इतना बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाना चाहिए है। ये सब चीजें ऑलरेडी क्या है, डिसाइडेड है। तो हर स्टेज में बच्चे को आप देख करके जो भी उसका डोमेन विकसित हुआ है, मान लो कोई भी स्टेज है, जैसे मान लो कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज है, इसके अंदर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसका मोरल डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, और कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे वो सीख रहा है, उसका डेवलपमेंट जिस गति के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या संभावनाएं हैं, क्या ये बच्चा बन सकता है आगे और क्या कर सकता है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो डेवलपमेंट आपका प्रिडिक्टेबल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही ही निकले, ठीक है, बट हम इन जनरल कह देते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, वो प्रिडिक्टेबल है। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि भाई ऐसा बच्चा कर सकता है और भविष्य में इसके करने की ये उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है यूनिफॉर्म पैटर्न। 9th और 10th को मैं इकट्ठा ही थोड़ा समझा देती हूँ। देखो यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक रूपता, विकास के अंदर एक रूपता होती है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। मतलब कि बच्चा जो भी सीखेगा वो एक मतलब एक ही चीज के साथ, एक पैटर्न के साथ सीखेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, अब बच्चा किसी भी कंट्री का हो, भारत का हो, वो अमेरिका का हो, वो इंग्लैंड का हो, वो अफ्रीका का हो, किसी भी देश का बच्चा हो, तो वो उसका सीखने का जो प्रोसेस है वो सेम है। सबसे पहले वो माँ बाप ऐसे बोलना, छोटा छोटा मतलब शब्दों को नहीं बल्कि लेटर्स को बोलना स्टार्ट करता है। फिर वो धीरे धीरे मम्मी पापा ऐसे बोलना स्टार्ट करता है। फिर वो धीरे धीरे दो शब्दों को, एक दो शब्दों को, तीन शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद वो सेंटेंसेस की तरफ तोड़ मरोड़ के बोलना स्टार्ट करता है। भाई पैटर्न तो यही ही है, ऐसा तो नहीं है भाई कोई अलग देश का बच्चा वो तो पहले सीधा एकदम से ही पैदा उसने हुआ और वो सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दिया। तो या फिर अगर आप फिजिकल डेवलपमेंट देखें तो फिजिकल डेवलपमेंट में भी एक प्रॉपर चीजें चलती रहती है ना, कि बच्चे का पहले ये ग्रो होगा, बाद में फिर ऐसे ग्रो होगा। तो वो यूनिफॉर्मिटी है कि जैसे डेवलपमेंट होगा हर स्टेज में, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी है कि वो एक रूपता है, वो भाई ऐसे ही चलेगी, उसके अंदर चेंज नहीं है। तो वो है यूनिफॉर्म पैटर्न कि मतलब हर स्टेज में, हर स्टेज के अंदर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो समान होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, एक ही तरीके से होगा, उसमें चेंज नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि किसी का जल्दी हो रहा हो, किसी का लेट। जैसे हो सकता है कि कोई बच्चा 1.5 या 2 साल में बोलना स्टार्ट कर दे और बढ़िया बोलना स्टार्ट कर दे। कोई बच्चा 4-4 वर्ष की अवस्था तक भी अच्छे से नहीं बोल पाता, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा। तो डिले हो सकता है, लेकिन बोलेगा तो उसी अकॉर्डिंग ही, चलेगा तो उसी अकॉर्डिंग ही, चाहे वो कोई सा भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म पैटर्न है। नेक्स्ट है 10, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंटल रेट। भाई जो डेवलपमेंट है वो तो यूनिफॉर्म है, लेकिन जो दर है वो आपकी डिफरेंट हो सकती है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। दर कैसे, जैसे मान लो भाई स्पीड जो है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो आपने देखा होगा अर्ली चाइल्डहुड में बहुत फास्ट होती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो बहुत जल्दी से वो ग्रो करता है, लेकिन जब उसका लेटर चाइल्डहुड आता है तो वो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, धीरे, मतलब रुक जाता है मतलब ये नहीं कि कंप्लीट रुक जाएगा, धीरे हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है, जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है, यौवनावस्था को हिट करता है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक बहुत सडन चेंज आता है, बहुत सडन जो है इंक्रीज होता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो रेट आपका अलग अलग हो सकता है, वो समान नहीं होगा कि भाई अगर एक अर्ली चाइल्डहुड से या फिर इन्फेंसी से बच्चे के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है वो उसी अकॉर्डिंग चलती रहेगी, नहीं, वो रेट में बदलाव हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन चलेगा उसी हिसाब से, चलेगा, पैटर्न वही फॉलो करेगा, लेकिन उसके अंदर रेट में बदलाव हो सकता है। अभी आपको समझ में आया 9th एंड 10th। नेक्स्ट है स्पाइरल वर्सेस लीनियर, सर्पिल बनाम रेखीय। डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी लीनियर नहीं होगा। कैसा होगा,
स्पाइरल होगा, यानी कि रेखीय होगा। लीनियर का मतलब है आपका जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसी सीधी लाइन में चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आपका डेवलपमेंट हमेशा एक लाइन से ऊपर बढ़ता रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा भाई? ऐसे स्पाइरल फॉर्म में चलेगा डेवलपमेंट हमेशा। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद है कि रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम, इसका रिजल्ट है भाई। डेवलपमेंट क्या है आपका? यानी कि कोई भी बच्चा मैच्योर है और उसकी लर्निंग हो रही है तो वही आपका क्या है? डेवलपमेंट है। अगर कोई बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, आप उसको पढ़ने के लिए दे रहे हो और वो उस चीज को समझने के लिए मैच्योर इनफ नहीं है, तो उसकी लर्निंग में बाधा आएगी। ठीक है, तो एक आपका डेवलपमेंट ये है कि किसका रिजल्ट है? ये मैचुरेशन और लर्निंग का। कोई बच्चा अगर सीखने के लिए विलिंग है, अगर वो सीखना चाहता है तो ही वो सीखेगा, अगर वो मैच्योर इनफ नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 13 है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये तो बहुत ही इजी सी चीज है। मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं। एक छोटे से बच्चे को आप ख्याली दिमाग में समझा नहीं सकते हो, आप उसको पहले उस चीज को दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, कोई मान लो फर्स्ट क्लास में या फिर यूकेजी क्लास में, अगर आप उसको एडिशन सिखा रहे हो, मान लो आपने 2+1 का एडिशन उसको दिया है, तो सबसे पहले आपने बुक्स वगैरह में भी देखा होगा, उसको मतलब शो किया जाता है कि 2 है, मान लो ये 2 फूल है, ये 2 फूल है, ठीक है, और एक ये फूल है। तो पहले टीचर क्या सिखाता है? बेटा ये 2 फूल है, मतलब 2 फ्लावर है और ये 1 है, तो इसको फिर बच्चा काउंट करेगा। यानी कि वो देख के कर रहा है, पहले वो उस चीज को फील कर रहा है, वो उसके सामने है। या फिर कोई भी 2 पेंसिल ले ले, एक हाथ में 2 पेंसिल, एक हाथ में एक पेंसिल ले ले, तो वो देख के बताएगा। वो एकदम से ऐसे नहीं कर सकता 2+1 = 3, ये बाद की बातें हैं। तो पहले कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वो चीजें होती है जो आपके सामने प्रेजेंट होती है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो आपके सामने नहीं होता, आप अपने दिमाग में इमेजिन करते हो। तो बच्चे पहले कंक्रीट से और फिर बाद में एब्स्ट्रैक्ट चीजों के ऊपर जाते हैं। डेवलपमेंट ऐसे ही होता है सबका। ठीक है, उसके बाद है टोटल डेवलपमेंट। टोटल मतलब संपूर्ण विकास का सिद्धांत। और संपूर्ण विकास की जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके सारे कंप्लीट होल जो भी आपके डोमेन है वो सब आ जाते हैं। कि अगर आपको संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास, आपने एक नाम सुना होगा ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का हो रहा है, मतलब उसका जो है सारे जितने भी डोमेन्स है डेवलपमेंट के, वो अच्छी तरीके से उसके विकसित हो रही है सारे। हम किसी भी एक को नहीं छोड़ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट को छोड़ देते हैं, बाकी सारे अगर ठीक है तो यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा। टोटल डेवलपमेंट मतलब आप सारे ही एस्पेक्ट को देख रहे हो, सारे ही डोमेन्स को देख रहे हो। तो एज ए टीचर भी, जब आप टीचर बन जाएंगे, जब आप पढ़ाने लगेंगे कहीं भी, कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो भी आप अपने बच्चे के हर डेवलपमेंटल डोमेन पर फोकस करेंगे। भाई उसका सारे आयाम जो है वो कहीं ना कहीं विकसित हो रहे हो, तभी उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, दोबारा से वीडियो देख सकते हो, बहुत टाइम है अभी। चलिए, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू। तो देखिए, आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हो, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के साथ आप स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी कि आप सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, अडॉप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर। आप एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यहाँ पर अपनाएंगे बच्चे के अकॉर्डिंग। ट्रीट नहीं कर सकते हो आप उनको हर स्टेज में एक समान व्यवहार, समान तरीके से आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते हो। और ओनली भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट हो चुका है जी, स्टार्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। Which of the following statement about development is correct? विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, जिसको हमने कर लिया था, बट फिर भी इसको हम बता देते हैं। डेवलपमेंट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, हमेशा स्पाइरल फॉर्म में होता है। मैंने आपके साथ आज ही डिस्कस करा है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड। तो देखो, रिवर्स के कोई भी गुंजाइश नहीं है, रिवर्स कभी भी नहीं होता। डेवलपमेंट जो है कभी भी वो बैकवर्ड नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स। तो स्टॉप्स बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि मैंने आज ही आपके साथ डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट है उसका पैटर्न यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जो रेट है
डेवलपमेंट की, वो आपकी अलग हो सकती है, वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। जिसका मैंने आपको बताया भी था कि जो अर्ली चाइल्डहुड है यानी कि स्टार्टिंग जो ईयर है बच्चे के, उसमें वो तेजी से ग्रो करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका लेटर चाइल्डहुड आता है वो मतलब रुकता नहीं है, थोड़ा धीरे हो जाता है, और जब वो प्यूबर्टी की तरफ जाता है बच्चा तो धीरे फिर से एकदम से सडन चेंज उसको देखने को मिलते हैं अपनी हाइट के अंदर, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो जो रेट है डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म नहीं होता, जबकि जो डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया था, तो सेकंड का 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब सरिता और शिखा जो है सेम एज ग्रुप में आती है एंड दे शो, और उनका जो सोशल और मेंटल डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। भाई एज भले ही सेम हो, लेकिन ऐसा जरूरी है ना कि सब बच्चे एक ही समान सीखेंगे। अगर किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तो ऐसा नहीं है ना कि सबका ही बढ़िया होगा, मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल एक जैसा होगा, सब बच्चे की एक सेम IQ होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये किसकी वजह से है भाई, ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है किसकी वजह से है? तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, फर्स्ट भी नहीं है आपका, और डेफिनेट और प्रिडिक्टेबल पैटर्न की भी बात नहीं कर रहा है, जबकि आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा इसमें। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, सभी बच्चे का या कि जो भी इस दुनिया में है सबका ही इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी लिखी गई है। इतना यहाँ से समझ में आया। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। 3 का 3 बिल्कुल सही है, 3 का 3 आपने जब भी मार्क कर दिया था 3 का 3 बिल्कुल सही है। आप करेंगे भाई, आप फटाफट से आ जाइए, अपने उसी सीक्वेंस में चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, Which one of the following is a true statement corresponding to केफेलोपोडल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? हमने दिशा पढ़ी थी, विकास की दिशा पढ़ी थी, जिसमें हमने एक केफेलोपोडल पढ़ा था और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल पढ़ा था। तो जब भी केफेलोपोडल की बात आए तो आपके दिमाग में झट से आ जाना चाहिए कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है केफेलोपोडल के अंदर, तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ऑप्शंस में बताएंगे आप, ठीक है, ऑप्शंस में बताएंगे आप कि कहां से कहां तक होता है। हेड टू फुट होता है, फुट टू हेड होता है, या फिर मिडिल टू पेरीफेरी होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप कोई भी गलत नहीं करेंगे। फोर्थ का बताएंगे, सभी बतियाओ मत आपस में, चलो बतिया लो, लेकिन आंसर भी करो, है ना। 25 लोग देख रहे हैं यहाँ पर, 25 लोगों का जवाब आना चाहिए है। केफेलोपोडल प्रिंसिपल कौन सा है, केफेलोपोडल जो दिशा है वो कौन सी है। तो फोर्थ का आप क्या मार्क कर रहे हो, फोर्थ का 1 मार्क कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। केफेलोपोडल क्या है भाई, मतलब कि आपका हेड से फुट जो विकास है वो हमारे सर से लेकर के और पैर तक चलता है। और जब भी प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात होती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात होती है, जिसको समीप दुरामिक भिमुख जो भी बोलते हैं इसको, है ना, और ये जो है आपका शिरोभिमुख, पता नहीं क्या है हिंदी में, अजीब सा है। तो केफेलोपोडल प्रिंसिपल मैंने करवाया था, उसमें बता दिया था। इसके अंदर जो होता है वो हमारा सेंटर टू आउटवर्ड होता है, सेंटर टू आउटवर्ड, आप ये कह सकते हो मिडिल टू पेरीफेरी, ठीक है। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। इसका जो स्पेसिफिक आंसर आएगा फोर्थ का वो क्या आएगा भाई, 1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकास का कौन सा सिद्धांत है? डेवलपमेंट ऑलवेज लीनियर होती है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है आपस में रिलेट नहीं करती है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। कौन सा सही बताना है आपको? 3 इसमें से गलत है, 1 इसमें से सही है, वो सही आपको चूज करना है, ठीक है। हाँ, उसके बहुत सारे नाम है भाई, मतलब हिंदी में आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। स्टडी विद मी बड़ी, काफी सारे नाम है। तो इंग्लिश में ही याद कर लो इसको, तो ज्यादा सही है। फिफ्थ का बताएंगे भाई, फिफ्थ का मार्क कर दीजिए फटाफट से आंसर, ज्यादा लंबा नहीं टाइम लो। फिफ्थ का 4, वेल डन, है ना। फिफ्थ का 4 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है, डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होता, ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, वोम टू टोम चलता है, और ये इंटर रिलेटेड नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। सारे जो है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स वो आपके रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है। एक अगर वीक पड़ा तो दूसरे जो आयाम है वो उस पे असर पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि सभी के लिए सेम पेज पे नहीं चलता, सभी का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सबका लग रहा है क्लास देख के ही आई है सभी लोग, है ना। चलिए अब आ गया आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कैसा है। अभी जस्ट आपको मैंने ऊपर 4th क्वेश्चन में बताया है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या है, फटाफट से इसको मार्क करेंगे विद इन सेकेंड्स। हेड टू टॉय है, टॉय टू हेड है, सेंटर टू आउटवर्ड है, आउटवर्ड टू सेंटर है। क्या होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस? ये जो दोनों है आपका केफेलोपोडल भी और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल भी, ये आपकी डेवलपमेंट की डायरेक्शन है,
ठीक है, विकास किस दिशा में होता है। 5 का क्या मार्क कर रहे हो आप, 6 का मार्क करो, 6 का, 6 यस 6 का 3 जिसने मार्क किया वो बिल्कुल सही है, सेंटर टू आउटवर्ड। 6 का 2 ना मार्क करो भाई, सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, हेड टू टॉय तो आपका प्रॉक्सिमो सॉरी कैफेलोपोडल है, और जो 3 है आपका सेंटर टू आउटवर्ड वो क्या है, वो प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। Which of the following is not a principle of development? इसमें से विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, नोट पूछा है आपसे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रेस्पॉन्स, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कौन सा नहीं है। चलिए फटाफट से इसको मार्क करेंगे, कौन सा नहीं है। आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एचसेट में, ऐसे ही सवाल, ये किसी ना किसी एग्जाम के पीवाईक्यूज है। ठीक है, और एचसेट में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। हम जल्दी से विद इन 1.5 मंथ में मैं कंप्लीट सीडीपी कराने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम जो एचसेट के जो 30 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं ना, उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सीडीपी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगी मैं, और बीच बीच में मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए हिंदी भी स्टार्ट करूंगी, मैथमेटिक्स रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रही हूँ पूरे 6 के 6 दिन वीक में हम सीडीपी नहीं करेंगे, 1-2 दिन बचा के रखें ताकि हम अदर सब्जेक्ट्स को भी टच कर सके। ठीक है, 7th का मार्क करेंगे, या 7th का 3 जिसने मार्क किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, ये चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग है, इन्फ्लुएंस्ड है बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये मॉडिफिएबल है, संशोधन योग्य है, या फिर डेवलपमेंट इज गवर्न एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन, बताएंगे। चलिए बताइएगा, 8 का मार्क करेंगे। एट का मार्क करिए भैया, बहुत पीछे चल रहे हो आप सभी मेरे से, चल रहे हैं ना लाइव। 8 का मार्क करिए, यस ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अलोन। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ कल्चर के थ्रू नहीं है भाई, ये चीजें है ही नहीं। तो 4th आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये नहीं है, बाकी सब चीजें आपकी है प्रिंसिपल में। ठीक है, एलिमिनेशन करना सीखिए, मैं धीरे धीरे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सिखा दूंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको एलिमिनेशन अपने आप आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सुटेबल नहीं है। विच स्टेज इज टर्म्ड एज डे ड्रीमिंग स्टेज? भाई दिन में सपने देखने वाली अवस्था किसे कहा जाता है? एडोलेसेंस को कहा जाता है, चाइल्डहुड को, बाल्यावस्था को, अडल्टहुड को, या फिर प्री नेटल स्टेज को? किसको कहा जाता है जिसमें बच्चे बहुत ख्याली पुलाव बनाते हैं, मैं ये कर लूंगा, मुझे ये करना है, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसे बनूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो विच स्टेज इज टर्म्ड एज डे ड्रीमिंग स्टेज? 9th का बताएंगे। 8 का 4 बिल्कुल ठीक है, 9th का बताएंगे। यस 9th का एडोलेसेंट स्टेज, बिल्कुल इस स्टेज को कहा जाता है डे ड्रीमिंग स्टेज। इसके साथ साथ इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था भी कहा जाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, टर्मोइल स्टेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी उथल पुथल बच्चे के जीवन में चली रहती है इस अवस्था में। 10th पे आ जाओ भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। चलिए बताइएगा, ये प्रिंसिपल से अगेन कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है? पेरेंट्स और टीचर का, सोशियोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स का, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, या फिर किसी का भी नहीं है? बताएंगे किसका है ज्वाइंट प्रोडक्ट, किसका है? फटाफट मार्क करिए। 10th का बताएंगे, 10th का। 9th का ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 10th का बताओ। चलिए पेरेंट्स और टीचर्स, भाई किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है तो इतना देर हम नहीं रुकेंगे।
यस 10th का 3 बिल्कुल सही है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो यही रहेगा भाई, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण को मैं डिस्कस करूंगी, जो कि दोपहर में 1 बजे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो डेवलपमेंट जो है किसका प्रोडक्ट है भाई, हेरिडिटी का और एनवायरमेंट का, क्योंकि हेरिडिटी क्या है, हमें एक बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं मैच्योर बनाने का काम करती है, और इस बेस को और भी ज्यादा फलने फैलाने का काम एनवायरमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एनवायरमेंट में आकर के बच्चा जो बेस लेकर के आए इसको और भी ज्यादा ग्रो अप करता है उसमें। तो टोटल जो है किसका ज्वाइंट प्रोडक्ट है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का है, तो इसलिए 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 11th क्वेश्चन, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन यह एक पैटर्न का अनुसरण करती है, तो वो कौन सा पैटर्न है, आप मुझे ये बताएं। हाँ, मेरे पास आंसर लेट आ रहे हैं, मुझे भी ऐसे लग रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत रुकना पड़ रहा है इधर। मुझे बहुत रुकना पड़ रहा है इधर, कोई बात नहीं, पर बिकॉज नेट तो यार ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है नेट। 11th का बताओ भाई। भाई हर इंडिविजुअल, हर बंदे का अपना इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो डेवलपमेंट वेरी करता है, लेकिन ये क्या फॉलो करता है बताइए। अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है, या फिर एक बेतरतीब पैटर्न को फॉलो करता है, अनुक्रमिक या फिर व्यवस्थित एक पैटर्न को फॉलो करता है, या फिर हेड टू या फिर टॉय टू हेड, फिर सिर से पैर तक के, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, फोर्थ तो है ही नहीं, है ना। चलो बताओ 11th का क्या मार्क कर रहे हो, सी बिल्कुल सही है। 3 एक सीक्वेंशियल और ऑर्डर में चलते हैं, ग्रेजुअल होता है, क्रमिक होता है, ठीक है। आप कह सकते हो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस में चलती है सारी चीजें। रेट अलग हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट आपका यूनिफॉर्म ही रहेगा। जिस स्टेज में जो भी चीजें होनी है वो उसी अनुसार ही चलेगी, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। Which of the following statement about children is correct? इसमें से कौन सा कथन जो है वो बच्चों के बारे में सही है, कौन सा कथन सही है। Children are passive recipient of knowledge, बच्चे जो है ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। Children जो है प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। Children साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं। Children एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरमेंट भी होते हैं, सक्रिय खोजकर्ता होते हैं पर्यावरण के। तो बढ़िया बढ़िया लाइन इसमें से आपने छांटनी है, ठीक है, जो आपको देखने में बड़ी सुंदर लग रही हो, पढ़ने में बड़ी सुंदर लग रही हो, वही लाइनें आपकी इसमें करेक्ट हो जाएंगी। चलिए मार्क करिएगा फटाफट से 12 का। 11 का सी बिल्कुल सही है उसमें, ठीक है। नहीं रुकी है क्लास, चल रहा है मेरे पास, चल रहा है, नहीं रुकी है, ठीक है। 12 का क्या मार्क कर रहे हो, 4 बी सी डी, वेल डन, बहुत बढ़िया, क्योंकि बी भी बिल्कुल सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। जो नहीं है वो ये शब्द जो है आपका एक नेगेटिव शब्द है। कभी भी पैसिव वाला चीजें मत पिक करना, हमेशा एक्टिव वाला पिक करना, ठीक है। बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं, बच्चे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं, और एनवायरमेंट के एक्टिव एक्सप्लोरर भी होते हैं। तो इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आएगा, बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 13 क्वेश्चन पे चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट? छात्रों में वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, कंसेप्ट बन रहा है बच्चे का, ठीक है। तो कौन सा मोस्ट इफेक्टिव बढ़िया मेथड कौन सा है? गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। आप बच्चे को बहुत सारे एग्जांपल दीजिए ताकि बच्चा अपना खुद की तर्क प्रस्तुत कर सके, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, उन एग्जांपल्स को समझ सके और अपनी खुद की अवधारणा बना सके। बहुत सारे एग्जांपल्स दीजिए बच्चे को। यूज पनिशमेंट अंटिल स्टूडेंट हैड मेड द रिक्वायर्ड, भाई उसको जब तक आप पनिश करेंगे जब तक कि आवश्यक वैचारिक परिवर्तन ना हो, या फिर न्यू कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड ऑन देयर ऑन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड वंस, या फिर रिप्लेस कर दो स्टूडेंट्स के अनकरेक्ट आइडियाज के साथ विद करेक्ट वन बाय आस्किंग देम। उनको बोलो कि ये गलत है, ये सही वाला तुम रटो, है ना। कितना इजी सा सवाल है।
क्योंकि ना ये मुझे परमिशन दे रहा है इसको चूज करने की, ना इस ये दे रहा है और ना ये दे रहा है, पनिश नहीं कर सकती मैं अपने बच्चे को। तो 13 का 1 बिल्कुल राइट आंसर। हम मल्टीपल एग्जांपल्स देंगे बच्चे को ताकि बच्चा अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। ठीक है, चलिए 13 का 1। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत भारी भरकम सवाल है ना, लेकिन सवाल में कुछ भी नहीं था। तो पढ़ना है, 1-2 बार बस पढ़ेंगे सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी, और ऐसे ही सवाल आते हैं। चलिए 14 पे जाइएगा। अ 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी। एक 6 वर्षीय लड़की है जो स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया है भाई। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन। दोनों उसके जो माता पिता है, अभिभावक है, वो खिलाड़ी हैं। सेंड हर फॉर कोचिंग एवरीडे। वो उसको कोचिंग के लिए भेजते हैं डेली, और उसको वीकेंड पर ट्रेन भी करते हैं। वो भेज भी रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट पर, खुद भी ट्रेन कर रहे हैं। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन ऑफ। उसकी जो क्षमताएं हैं वो किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? हेल्थ और ट्रेनिंग का, डिसिप्लिन और न्यूट्रिशन का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब बढ़िया पकड़ है आपकी। ठीक है, वैसे सभी के मैक्सिमम क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आप लोगों ने क्लास भी देखी और ना भी देखी हो तो भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो बढ़िया है, आई मस्ट से। ठीक है, तो 14 का आप चूज करेंगे। 14 का मयंक गेमिंग, बिल्कुल गलत। मम्मी पापा जो है उसके वो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, और वो ट्रेनिंग भी ले रही है। तो क्या आएगा इसका? बस ग्रोथ डेवलपमेंट का टॉपिक चल रहा है तो ग्रोथ डेवलपमेंट देखा और इसको मार्क कर दिया, है ना। जिसने भी इसका 3 मार्क करा वो बिल्कुल सही है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, भाई हेरिडिटी क्या है? उसके पेरेंट्स ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ये बच्चे के जीन में ऑलरेडी है कि भाई वो अच्छा खेल कूद में कर सकता है। उसकी स्पोर्ट्स की जो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जीन्स हैं, क्योंकि उसको पेरेंट्स से रिसीव हुए हैं। तो ये किसका प्रोडक्ट है? एक तो हेरिडिटी, उसको पहले से ही नींव में मिला है, विरासत में मिला है उसको वो प्रतिभाएं। उसके साथ साथ इन प्रतिभाओं को और निखारने का काम उसका एनवायरमेंट कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स उसको सेल्फ गाइड भी कर रहे हैं, साथ ही कोचिंग भी ले रही है, वो इंस्टीट्यूट में भी जा रही है वो। तो उसको एक एनवायरमेंट भी ऐसा मिल गया है जहां से उसकी जो प्रतिभाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़िया उभर के आ रही है। ठीक है, तो 14 का 3 आएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे मत जाइए, आप ये देखिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई बात नहीं, गलत हुआ है क्योंकि ज्यादातर का हुआ ही है ना। किसने सही किया है एक बार मैं बता दूं। ABCD का सही हुआ है, और संध्या भारद्वाज का सही हुआ है, आर्ट विद ओशीन है, रेणु सैनी है, GMP स्टूडियो है, और क्या है ये, माली कविता, भाई जो भी है, गलत नाम बोले तो प्लीज इग्नोर करना, है ना। 3 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी करा है। द इंडिविजुअल्स की जो पर्सनालिटी है वो भाई जो किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। इनकी जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो किससे मिलकर के बना है? कुछ उसकी हेरिडिटी और कुछ किस एनवायरमेंट में वो बच्चा रह रहा है, किस वातावरण में रह रहा है, ये डिसाइड करती है उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी बच्चे की। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा। जो नेचर नर्चर डिबेट हम यहाँ पर करते हैं वो सब इसी का ही है। ये आपका नेचर है हेरिडिटी, और ये आपका नर्चर है। ठीक है, ये प्रकृति है और ये आपका पोषण है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेरिडिटी और नेचर, एनवायरमेंट और नर्चर, ये आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है आपके फिजिकल डेवलपमेंट पर। आपकी जो फिजिक है ना वो हेरिडिटी पर बेस्ड होती है। आपका शरीर कैसा बनेगा वो आपकी विरासत से ही पता चलता है भाई कैसा बनेगा। मम्मी पापा अच्छे लंबे कद काठी के तो ऑब्वियसली बात है बच्चे का भी अच्छा रहेगा। मम्मी पापा की हाइट अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे की भी हाइट उनके जैसी ही रहेगी। ठीक है, फिजिकल मेकअप एक बच्चा अपने पेरेंट्स से ही लाता है भाई। और जो एनवायरमेंट है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, मतलब कि हेरिडिटी को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब एनवायरमेंट है। अनुवांशिकता से जो भी विरासत में मिला है बच्चे को, उसको छोड़ करके जो कुछ है वो सब एनवायरमेंट है। फैमिली हो गया, स्कूल, नेबर, ये सब कुछ क्या है? वो सब एनवायरमेंट है। ठीक है, तो बच्चे की स्पोर्ट्स में एबिलिटीज इसलिए अच्छी है क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, कुछ उसको विरासत में मिला है, कुछ पेरेंट्स ने उसको एनवायरमेंट ऐसा दिया है कि वो और फल फूल रही है। तो 15 का आंसर पे आ जाइएगा भाई। हिंदी में कुछ अलग थलग लिखा है क्या मैंने? एक सेकेंड रुको। ओके भाई, ओके ओके, माय बैड। ठीक है, जिसने भी 4 दिया है शायद आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मैंने देखा नहीं इसको। ठीक है, मैंने देखा नहीं इसको, मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। जिसने भी हिंदी मीडियम से पढ़ के किया है वो बिल्कुल सही है। अनुमानशिकता और वातावरण, बहुत सही।
ठीक है, बहुत सही। चलो, हिंदी वालों का 4 सही है और इंग्लिश वालों का 3 सही है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान दूंगी ऐसी एरर ना हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 पे आ जाइएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स। कह रहा है कि किसी भी बच्चे को शेप करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कोई भी रोल नहीं होता। सिंस द ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय हिज जेनेटिक मेकअप्स, क्योंकि जो उसकी ग्रोथ है वो किसके द्वारा मिली है, जो उसको जीन्स में मिले हैं उसके द्वारा डिटरमाइन होती है। ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट कैसी है, ये आपको बताना है। इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, ये आपको बताना है। और इनकरेक्ट है तो क्यों है, करेक्ट है तो क्यों है, ये आपको बताना है। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। 15 क्लियर नहीं है, एक सेकेंड रुको, अभी देखो मैंने हल्का सा इसको थोड़ा सा जूम करा है, अभी देख के बताओ। एनवायरमेंटल फैक्टर जल्दी से पढ़ेंगे भाई, इनकरेक्ट है, करेक्ट है या फिर कैसा है। अभी दिख रहा है सबको? चलिए, इनकरेक्ट है सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट एनवायरनमेंट हैव ए मेजर इन्फ्लुएंस। बहुत बढ़िया, यही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ये कतई नहीं कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही आपके सब कुछ है ना। ग्रोथ डेवलपमेंट का सिर्फ हिस्सा होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर तो बहुत बड़ा योगदान देता है हमारे डेवलपमेंट पे, है ना। अगर लाख मर्जी चाहे किसी के पेरेंट्स बढ़िया एक हाई पोजीशन पर अगर मान लो डॉक्टर है, दोनों ही अगर डॉक्टर है, तो बच्चे को वो विरासत में मिल सकता है वो ज्ञान उसको, लेकिन जब तक उसको वो एनवायरमेंट नहीं मिलेगा फलने फूलने के लिए, उसको वो एक अच्छी सराउंडिंग मिलेगी ही नहीं, तो चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो जाए बच्चा, वो नहीं बन पाएगा आगे डॉक्टर, है ना। तो वो उसको एनवायरमेंट देना पड़ता है, तो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। तो 15 का 1 बिल्कुल सही है यहाँ पर, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यहीं पे वही लिखा है मैंने, बोथ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट दोनों का ही बड़ा योगदान है, दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। हर बच्चे का अपना एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, जिसको और भी ज्यादा बढ़िया उभार के कौन लेकर के आता है भाई, आपका एनवायरनमेंट लेकर के आता है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है जेनेटिक मॉडल को, डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ये आप ध्यान में रखिए, मतलब बेसिक चीज है कि जो हेरिडिटी है वो आपका एक आधार प्रोवाइड करती है किसी भी इंसान को, और जो वातावरण है वो उसको और भी ज्यादा बढ़िया निखार के लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी इनकरेक्ट है, गलत बतानी आप, कौन सा प्रिंसिपल गलत है। डेवलपमेंट फॉलो अ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न और इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बताएंगे, चलिए बताइएगा, बहुत ही इजी सा सवाल है ये। 15 का 1 ठीक है, वो हो गया, आगे चलिए 16 पे आ जाइए, कौन सा गलत बताना है आपको। देखो भाई, डेफिनेट और प्रेडिक्टेबल पैटर्न तो होता ही, एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करता है और प्रेडिक्टेबल भी होता है, ठीक है। प्रोडक्ट और हेरिडिटी एनवायरनमेंट भी होता है और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण पे भी काम करता है, जिसमें मैंने बताया था आपको, किसमें, होल टू पार्ट्स, है ना, होल टू पार्ट्स, और फिर बाद में उसको जोड़ करके देखता है सारी चीजों को। तो जो नहीं है वो आपका ये है, सभी इंडिविजुअल्स जो है उनका डेवलपमेंटल सिमिलर नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो 16 का 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। कोमल जी 16 का 1 मार्क ना करे, 2 मार्क करे। नेक्स्ट पे आ जाइए, 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जब भी हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इनकरेक्ट है, गलत वाला छाटना आप, ठीक है, गलत वाला। कभी भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव फॉर्म में है तो फिर जब आप एलिमिनेशन करते हैं तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है आपको एलिमिनेशन, क्योंकि आपसे पूछा कुछ और गया है, उस पर इनकरेक्ट पूछा गया है। तो डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। वही जो विकास है वो मात्रात्मक है, जिसको मापा जा सकता है, क्या मापा जा सकता है इसको। या फिर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम पर आधारित है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस लिख लो यहाँ पर, बताएंगे। No, there is no WhatsApp group I have. Okay.
17 का मार्क करिए। आप ऑप्शन नंबर 1 पढ़ के ही इसको समझ जाएंगे कौन सा गलत है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। जो गलत है वो ये है, क्योंकि डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है। सिर्फ क्वांटिटेटिव आपका ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये आपका मापा नहीं जा सकता, इसको हम असेस कर सकते हैं भाई डेवलपमेंट किसनी हुई है, उसकी लर्निंग को देखते हो हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि आपका जो मेजर वाला पार्ट है वो ग्रोथ है, वो वृद्धि है, जो कि फिजिकल होता है, ठीक है। ये आपका फंक्शनल होता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट पे चलिएगा, 18 क्वेश्चन पर आ जाइएगा। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। चलिए यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है आपके, उसको मैच करना है आपने। ये हिंदी वाले देख लेंगे, ये इंग्लिश वाले देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल है, दूसरा है कैफेलोपोडल है, तीसरा है इंटर इंडिविजुअल और फोर्थ है इंट्रा इंडिविजुअल। इंटर इंडिविजुअल मतलब जब बहुत सारे लोगों में होता है, और इंट्रा मतलब जब हम सेल्फ को करते हैं, खुद को। तो मैंने थोड़ा हिंट दे दिया आपको, ठीक है। चलिए बताइएगा, 17 का ए ठीक है वो, ठीक है। 15 बहुत पीछे चला गया जी, 15 का मार्क कर रहे हो आप। नेक्स्ट पे करिएगा भाई। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने तैयारी अपनी स्टार्ट नहीं करी है, उनको जरूर से जरूर बता दीजिए कि यहाँ पर चैनल पर फ्री प्रिपरेशन आपकी हो रही है, ठीक है। चलिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल जब भी हम बात करते हैं, मतलब कहां से बात करते हैं भाई, सेंटर टू आउटवर्ड। यानी कि फर्स्ट का तो क्या आ जाएगा, ए का हमारा 4 आ जाएगा। ए का 4 कहां पर है, ए का 4, ए का 5, ए का 2, ए का 2, ये लो, इसका तो ए ही आ गया। आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट फिर भी हम चले जाते हैं, है ना। ए का तो 4 आ गया। कैफेलोपोडल कह रहा है हेड टू टो है, यानी कि 2 आ जाएगा। बी का 2, ये रहा बी का 2, ठीक है। सी क्या कहता है, इंटर इंडिविजुअल। इंटर का मतलब होता है जब काफी लोग हो उसमें, और इंट्रा मतलब जब हम सेल्फ की बात करते हैं। तो इंट्रा मतलब ये रहा सिंगल चाइल्ड, द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर। तो डी का आपका 3 आ जाएगा, तो सी का आपका 1 आ जाएगा। दैट इज ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। किसने किया था इसको मार्क, 18 का 1, वेल डन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, 19 पे आ जाइएगा। अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू मूव द होल हैंड। बच्चा पहले अपना पूरा हाथ मूव करना सीखता है, बाद में वो फिंगर्स को इस्तेमाल करना सीखता है, और फिर बाद में इन दोनों को इकट्ठे रूप से इस्तेमाल करना सीखता है। तो कौन सा प्रिंसिपल है ये जो इस एग्जाम्पल को शो करता है, बताएंगे कौन सा प्रिंसिपल। इसको कोई भी गलत नहीं करेगा भाई, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। नोट्स के लिए मेरे से अभी कांटेक्ट ना करें, नोट्स के लिए मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगी, ठीक है। मैं आपको खुद बता दूंगी। 1 तारीख से आपको सबको नोट्स अवेलेबल करा रही हूँ मैं, और जो कांटेक्ट नंबर है वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिया भी हुआ है, ठीक है। एक ही कांटेक्ट नंबर मैंने आपको दिया हुआ है जिस पर आपको मैसेज करना होता है, उसके बाद आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, और नोट्स पेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। बहुत ही कम अमाउंट आपको उसके लिए पे करना है, जो कि लास्ट टाइम भी रहा था। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या फिर थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चलिए प्रिंसिपल लिख लो इधर, बताएंगे 19 का क्या कर रहे हो आप सभी। पहले वो क्या कर रहा है भाई, अपने जो पूरा हाथ है पहले उसका इस्तेमाल करना सीख रहा है, बाद में फिर वो फिंगर्स की तरफ आ रहा है, और बाद में उसने कह रहा है कि टुगेदर हेड और फिंगर को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इंटीग्रेशन का है, वो एकीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, वो एकीकरण कर रहा है, यानी कि पहले वो होल टू पार्ट्स जा रहा है भाई, हाथ उसका एज ए होल है, उसके बाद वो पार्ट्स पे जा रहा है, और फिर दोनों का इन सबका, यानी कि जो पार्ट्स है और जो होल है उन सभी का इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। चलिए दोबारा नंबर ये ले लो, 74555279। इस पे आप ओनली व्हाट्सएप अलाउड है आपका, ठीक है, आप इस पे कर सकते हो, बट अभी मैं आपको यही बोलूंगी 1 तारीख का वेट करिए, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी आएगा भाई। सभी का वेलकम है भाई, जो नए हैं जो पुराने हैं सबका वेलकम है। नेक्स्ट पे चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है, ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर एंड दस इन्फ्लुएंस द अदर डेवलपमेंट। कह रहा है कि जितने भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है, जो डोमेन्स है, जो एरिया है, वो डिपेंड करते एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
सभी का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, जब भी आपका टोटल डेवलपमेंट होगा, सर्वांगीण विकास तभी होगा। लेकिन जितने भी डोमेन्स है जिसमें आपका फिजिकल, सोशल, मेंटल, मोरल, लैंग्वेज, इमोशनल सब आ जाता है, तो ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। विच प्रिंसिपल इज रेफरेंस इन दिस स्टेटमेंट, ऐसा किस प्रिंसिपल के तहत कहा गया है। तो ये स्टेज बाय स्टेज चलता है प्रिंसिपल। ये कहता है कोरिलेटेड है, प्रिडिक्टेबल है, या फिर डिपेंड ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, बताएंगे। चलिए समापन, सुखद समापन करेंगे, एक अच्छा आंसर आप मुझे इसमें देंगे। एग्जाम तक क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, एग्जाम तक क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। चाहे आपका एग्जाम्पल हो कभी भी, एग्जाम्पल कह रही हूँ, चाहे आपका एग्जाम हो कभी भी, कंटिन्यू रहेगी। फटाफट से इनको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके उसके बाद मैं PYQs की तरफ बढ़ जाऊंगी, जो कि एस्टेट के ऑफिशियल है। चलिएगा 20 का क्या है भाई, कोरिलेटेड, वेल डन, बहुत बढ़िया आंसर है। प्रिंसिपल डेवलपमेंट ऑफ कोरिलेटेड, यानी कि जितने भी डेवलपमेंटल डोमेन्स है वो आपस में रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। 20 का 2।